नमस्कार, मैं महेश सिहाग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अपनी बात की भाग नंबर 1 की अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। आज बात करेंगे भाग नंबर 2 की। जो भाग नंबर 2 है वो अनुच्छेद 5 से लेके कहाँ तक आएगा, 11 तक आएगा। भाग नंबर 2 में क्या है? भाग नंबर 2 में नागरिकता की बात की गई है। नागरिक क्या होता है? मैं बात करूं अगर नागरिक की, तो नागरिक क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिससे किसी देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हों। ध्यान से सुनना, अगर मैं नागरिकता की बात करता हूं तो नागरिक क्या होता है उसकी बात करते हैं अपन पहले। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किसी देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हों, उसे क्या बोलते हैं? उस देश का नागरिक बोलते हैं। समझ में आई बात? नागरिक क्या होता है कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? ऐसा व्यक्ति जिससे किसी देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हों, उसे उस देश का क्या बोलेंगे? नागरिक बोलेंगे। उसे उस देश का क्या? नागरिक बोलेंगे। बात करें नागरिकता की, भाग नंबर 2, ध्यान से पढ़ना। भाग नंबर 2 है क्या इसमें? नागरिकता। मैंने बताया नागरिक क्या होता है, वो बात समझ में आई। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी देश के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा? नागरिक। भाग नंबर 2 में है अपने क्या? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो ये सवाल जो है, ये सवाल पूछे जाते हैं। आपको सवाल देगा और बोल देगा कि भाग नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, 2 कहाँ से कहाँ तक है, 5 कहाँ से कहाँ तक है। तो ये अनुच्छेद भी याद करने साथ साथ में कि कौन से भाग कौन से अनुच्छेद तक है। समझ में आई? क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक क्या है? नागरिकता की बात की गई है। तो अपन को 5, 6 से लेके 11 तक पढ़ना है। 5 से लेके 11 तक पढ़ना है। ध्यान से देख लेना, नागरिकता की बात कर रहा हूँ, सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं अपन इस भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब हमें भारत के जो राजनीतिक और सिविल अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। लेकिन जो विदेश का व्यक्ति अगर कोई भारत में आता है दूसरे देश का, तो उसे यहाँ के राजनीतिक और सिविल अधिकार जो नागरिकों को मिलते हैं एज इट इज़ वो नहीं मिलते हैं। जैसे अपन आगे बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, तो आपको पता है मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो केवल और केवल किसको दिए जाते हैं? केवल भारतीयों को दिए जाते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में पहले पूछा गया है। बहुत सारे एग्जामों में, पटवारी में ये सवाल पूछा गया है, आरएस की एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया है। तो इस पर गौर लगाना। आप एसएससी में पूछते हैं ये सवाल कि कौन से जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो वो कौन से हैं? 5 मौलिक अधिकार, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं मौलिक अधिकारों में जो केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 इनकी बात करेंगे अपन विस्तार से आगे जब अपना भाग नंबर 3 आएगा। अभी अपन बात करें नागरिकता की। तो बात करूँगा सबसे पहले भारत में कैसी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो मैंने पीछे भी बताया भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता अपने किस देश से ली है या कहाँ से सीखी है अपने संविधान में? ये बात भी अपन ने की थी। तो ये कहाँ से सीखी है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आराम से बेसिक से पढ़ रहे अपन, धीरे धीरे क्लास अपनी 2 क्लास में काम करेंगे, 4 में कर लेंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो जितना पढ़ रहे हैं वो पूरा कवर करते चलेंगे अपन। भाग नंबर 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। नागरिकता कहाँ से ली? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। सवाल आता है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ पिछले क्लासों में, बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भारत की नागरिकता किस देश की नागरिकता के समान है? किस देश के? ऑप्शन मिलता है अमेरिका, बिल्कुल मिलता है अमेरिका। मैंने बताया था फेडरेशन, एक अपना पीछे क्लास में एक नाम आया था जब भाग नंबर 1 पढ़ा रहा था आपको, तो फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब भी कहीं ना कहीं संघ होता है
और यूनियन का मतलब ही संघ होता है, लेकिन जो फ़र्क है दोनों में वो बात अपन ने कर ली थी। तो फेडरेशन है कहाँ पे? अमेरिका में। वहाँ पे राज्य की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता वहाँ पे अलग है। लेकिन भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है, ना कि अमेरिका से। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब मैं चलता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, अनुच्छेदों की बात अपन करें। सबसे पहले मैं बात करूँ अनुच्छेद नंबर 5। ध्यान से आप साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहो। अनुच्छेद नंबर 5 क्या बोलता है? सबसे पहला अनुच्छेद है नागरिकता में, मतलब प्रारंभ इसी अनुच्छेद से हो रहा है। ध्यान से सुनना बात को। नागरिकता में सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है? 5 नंबर का। तो सबसे पहला या प्रारंभ नागरिकता में इसी अनुच्छेद से हो रहा है। इसका मतलब संविधान में प्रारंभ से नागरिकता के बारे में उपबंध है या बोलता है। कौन सा अनुच्छेद? 5 नंबर का। ध्यान से सुनना, संविधान में प्रारंभ से नागरिकता के बारे में उपबंध है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में। तो संविधान में प्रारंभ से बात करता है और इस नागरिकता में भी ये प्रारंभ से अनुच्छेद है। 5 नंबर यहाँ से प्रारंभ होती है। तो संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से कब? जब संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 की बात ये कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रारंभ से अनुच्छेद है 5 नंबर का, प्रारंभ से अनुच्छेद है 5 नंबर का। तो प्रारंभ से बात करेगा संविधान में किसकी? नागरिकता की। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई? ध्यान से सुनना। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है, एक तो वो व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे, या उन व्यक्तियों को जब संविधान प्रारंभ हुआ या संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिक मान लिए गए। तो एक तो कौन से व्यक्ति आएंगे? जिनका जन्म भारत में हुआ है, जन्म भारत में हुआ। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। ये क्लियर नहीं हो पाता है और आराम से इसको अपन धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तब की बात करता है। तब किन किन लोगों को नागरिकता दी गई थी उनकी बात करता है ये। जब संविधान लागू हुआ तब किन किन लोगों को नागरिकता दी गई थी? तो एक तो उनको दी गई थी जिनका जन्म किस में हुआ था? भारत में हुआ था। नंबर 2, जिनके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। नंबर 2 क्या है? जिनके माता पिता का जन्म, माता या पिता का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। माता पिता का जन्म भारत में हुआ। एक उन लोगों को नागरिकता दी गई भारत की। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए अपने कि संविधान में प्रारंभ से जब संविधान लागू हुआ तब किन किन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ। नंबर 2, जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति जो जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हो। ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति जो भारत के संविधान लागू होने के समय के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हो, वो भी किसके नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व भारत में रहने वाले व्यक्ति किसके नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, संविधान जब लागू हुआ तब किन किन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई? ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ। नंबर 2 पॉइंट, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ। नंबर 3 पॉइंट, ऐसे व्यक्ति जो भारत का संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हो, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की। तो समझ में आया अनुच्छेद नंबर 5? कोई डाउट है इसमें? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ, संविधान
में प्रारंभ से नागरिकता के बारे में, मतलब प्रारंभ नागरिकता के किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है नागरिकता? अनुच्छेद 5 से। तो यहाँ भी संविधान के प्रारंभ से बात करेगा, तो प्रारंभ के अनुच्छेद में प्रारंभ से बात करेगा। क्लियर हो रहा है? तो प्रारंभ से अनुच्छेद, तो संविधान लागू कब होता है? 26 नवंबर मत मान लेना, गलत हो जाएगा। वहाँ संविधान बन के तैयार हुआ, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान जब लागू हुआ तब किन किन लोगों को नागरिकता दी गई, उनकी अपने बात की है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है अनुच्छेद 5। आगे चलते हैं अनुच्छेद 6 की तरफ। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, ये साथ साथ में नोट कर लेना। अनुच्छेद नंबर 6 क्या बोलता है? 6 और 7 को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। 6 और 7 को क्यों पढ़ेंगे वो बात मैं बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 क्या क्या बात है सुनना। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है विवाद चल रहा है, पहले से चला आ रहा है, विभाजन के बाद से, और आज तक चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है। अब आपको पता है विवाद चल रहा है तो ना तो कोई उधर से इधर आना पसंद करता है और ना इधर से उधर कोई जाना पसंद करता है। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक और भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक, उनकी जो नागरिकता की बात की गई है वो इन्हीं अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 6 और 7। एक तो बोलता है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक या व्यक्ति, और एक बोलता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। तो कौन सा अनुच्छेद क्या बोलेगा, इनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, प्रॉब्लम नहीं, आराम से करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अनुच्छेद नंबर 6 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर मैं बताऊंगा आपको, 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध है। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 6 में। पाकिस्तान से भारत, पहले पाकिस्तान वाले आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, इन अनुच्छेदों में कंफ्यूज हो। आपको एग्जाम में ये तो पता है कि 6 में भारत पाकिस्तान की बात करता है नागरिकता, और 7 में भी भारत पाकिस्तान नागरिकता। लेकिन अब सवाल आ गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध कौन सा अनुच्छेद देता है? तो उस कंडीशन में जब आप कंफ्यूज हो तो आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है। पहले पाकिस्तान वाले आएंगे, पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत, फिर उनके साथ हम जाएंगे। ध्यान देना, पाकिस्तान वाले आएंगे फिर उनके साथ हम जाएंगे, तो उनके साथ हम जाएंगे, साथ या साथ एक ही बात है। पाकिस्तान वाले आएंगे तभी तो उनके साथ हम जाएंगे, ऐसे हम नहीं जाएंगे, पहले पाकिस्तान वाले आएंगे। अनुच्छेद 6 में पहले पाकिस्तान वाले आएंगे फिर उनके साथ हम जाएंगे, अनुच्छेद 7 के तहत। तो हो गया क्लियर, अब कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसमें क्या है अनुच्छेद 7 में कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, समझ में आई इतनी बात? अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले के बारे में बात कर रही है, अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में बात कर रही है। एक इन दोनों में नाम आता है, शब्द आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट, वो शब्द मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रवर्जन। ये शब्द एग्जाम में ये शब्द मिलता है, मतलब भारत या पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता। सवाल है आपके सामने,
पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है या कौन सा अनुच्छेद बोलता है? पाकिस्तान को प्रवर्जन मतलब प्रवर्जन का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। तो पाकिस्तान को जाने वाले, तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान जाने वाले, तो यहाँ कौन सा अनुच्छेद लगेगा? 7। यहाँ पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता, इसमें क्या लगेगा? पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता मतलब पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान को प्रवर्जन, पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान से प्रवर्जन, पाकिस्तान से जा रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो समझ में आई बात? यहाँ पाकिस्तान को प्रवर्जन, पाकिस्तान को प्रवर्जन, पाकिस्तान को प्रवर्जन मतलब पाकिस्तान को प्रवर्जन, पाकिस्तान जाने वाले, और यहाँ पाकिस्तान से प्रवर्जन, पाकिस्तान से, इधर लिखूं तो पाकिस्तान से प्रवर्जन मतलब पाकिस्तान से आने वाले और पाकिस्तान को जाने वाले लोगों के बारे में। तो समझ में आई? प्रवर्जन का मतलब होता है जाना। या पाकिस्तान से जाने वाले, पाकिस्तान से भारत जा रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान आने वाले। तो समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है। अब इनमें कुछ डेट दी गई है, तो उनमें डेट की बात जब आपके सामने करूं तो 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 की बात की गई है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछते हैं एग्जाम में। 19 जुलाई 1948 की 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसको साधारण तरीके से नागरिकता मिलेगी। समझ लेना मेरी बात। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में बात करता है अनुच्छेद 6। तो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसको साधारण तरीके से नागरिकता मिलेगी। कैसे मिलेगी? साधारण तरीके से नागरिकता मिलेगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसके बाद में आता है तो उसे पहले भारत में 6 महीने रहना होगा, उसके बाद में उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ध्यान से सुन लेना। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, इसको सवाल ऐसे बना देते हैं एग्जाम में कि पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता मतलब पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। अब कौन से व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गए तो उसको तो साधारण तरीके से मिलेगी, और अगर कोई व्यक्ति उसके बाद में आता है तो उसे पहले 6 महीने भारत में रहना होगा और उसके बाद में उसे रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करनी होगी। अगला नंबर 7, भारत से पाकिस्तान आने वाले। तो इसमें क्या है? 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 7 में। तो समझ में आई बात। अगर आप सवाल की बात करूं मैं तो यहाँ से सवाल 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है, और ये डेट भी इनकी इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको याद हो गया कि पहले पाकिस्तान वाले आएंगे अनुच्छेद 6 में और फिर उनके साथ अपन जाएंगे अनुच्छेद 7 में। डेट 19 जुलाई 1948 में तो क्या, उससे तो पहले भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, और 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। तो समझ में आई? क्लियर हो रहा है पॉइंट। आगे चले अनुच्छेद 8 की तरफ। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो 1-2 बार उनको और पढ़ना, आराम से कवर हो जाएगी। कोई भी सवाल में आपको अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में देखते ही सवाल क्लियर करोगे आप। अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद 8 क्या बोलता है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 8। ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं
रह रहे हैं, ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद नंबर 8। समझ में आई? वो कौन होंगे? जिनका जन्म भारत में हुआ है, या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या उनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है, तो उसकी नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद नंबर 8। ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता की बात करता है कौन सा अनुच्छेद? 8। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना इस बात को, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। लेकिन अनुच्छेद नंबर 9 ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान देना। नो, नो का मतलब होता है नहीं। नो, नो का मतलब होता है नहीं। नहीं का अर्थ क्या होता है? मना करना। अपन अपनी भाषा में समझें तो नहीं का अर्थ होता है मना करना। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या बोला मैंने? मान लो भारत का व्यक्ति है, वो जाके अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अमेरिका देश में रह के। अब एक व्यक्ति दो देशों की एक साथ नागरिकता नहीं रख सकता। इसका मतलब भारत का नागरिक तो था, लेकिन उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, अब वो भारत का नागरिक नहीं रहा, उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो गई जब वो अमेरिका का नागरिक बन चुका है। तो अनुच्छेद 9 नहीं, इसका मतलब अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारतीय नागरिकता आपकी खत्म हो चुकी है। अब आप भारत के नागरिक नहीं रहे, भारत का कोई भी अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, आपको केवल वही अधिकार मिलेंगे जो एक विदेशियों को मिलते हैं, जो भारत में विदेशी लोग आते हैं उनको मिलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है? तो इस अनुच्छेद 9 में क्या है? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 9। नो नहीं, अब ऐसा नहीं है या आप अब हमारी नागरिकता नहीं रख सकते यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो। समझ में आई? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ये बोलता है अनुच्छेद नंबर 9। कोई डाउट? ये इम्पोर्टेंट है, इस अनुच्छेद को याद कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद को याद कर लेना। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 10 की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक करते, वीडियो को लाइक कर देना। अनुच्छेद नंबर आगे आएगा 10। 10 भी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं, क्रम से बात कर रहे हैं। 10 नंबर अनुच्छेद बोलता है कि नागरिकता के जो आपके अधिकार हैं वो बने रहेंगे। कब तक? जब तक संसद उसमें कोई फेरबदल ना करे। नागरिकता संबंधी उपबंध है या नागरिकता के जो आपको अधिकार मिले हुए, नागरिकता जो मिली हुई है वो बनी रहेगी तब तक जब तक संसद उसमें कोई फेरबदल ना करे। तो अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे जब तक संसद उसमें कोई फेरबदल ना करे। जब तक संसद उसमें कोई फेरबदल ना करे। समझ में आई बात? कि नागरिकता जो अधिकार, आपको जो नागरिकता मिली हुई है वो नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक संसद कोई नया नियम ना बनाए, संसद उसमें कोई ऐसा संशोधन ना करे जिससे आपकी नागरिकता के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, आपकी नागरिकता के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो नागरिकता के अधिकार
तब तक बने रहेंगे जब तक संसद उस पर कोई नियम कानून ना बनाए। ये अनुच्छेद 10 है। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अपन ने पढ़ा, आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। अनुच्छेद नंबर 11, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी अनुच्छेद पढ़े 5 से लेकर 11 तक, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 11। क्यों? देखना, अनुच्छेद 11 जितने भी पढ़े हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 11 बोलता है कि नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 11 बोलता है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अपन ने यहाँ क्या पढ़ा अनुच्छेद 10 में कि आपके नागरिकता के अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक उसमें संसद कोई फेरबदल ना करे, संसद उसमें कोई संशोधन ना करे या कोई नया नियम ना जोड़े। तो यहाँ पर ने बात की अनुच्छेद 11 में कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। 1 नंबर पॉइंट यहाँ क्लियर हो रहा है। मैंने वहाँ पे सूचियों की बात की थी, केंद्र सरकार, संघ सूची, राज्य सूची और संमति सूची। मैंने आपको बताया था ऐसे विषय जिन पे कानून केंद्र बनाता है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कानून कौन बना रहा है? संसद बनाती है, संसद बनाती है। इसका मतलब एक चीज़ निकल के ये आ रही है कि नागरिकता जो है, नागरिकता जो है वो किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता अपने पास किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। तो नागरिकता से संबंधित नियम कानून अगर संसद बनाती है तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का। अब संसद बनाती है तो क्या अकेली संसद ही बना सकती है? अरे संघ सूची का है तो अकेली संसद ही बनाएगी, अकेली संसद ही बनाएगी। कोई भी राज्य सरकार या राज्य का विधानमंडल नागरिकता के बारे में नहीं दे सकता, कोई भी कानून नहीं बना सकता। ये चीज़ ध्यान रखना। तभी तो अनुच्छेद 11 बोलता है कि नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून बनाने हैं वो केवल और केवल कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इसीलिए नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कोई डाउट? ये इम्पोर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है एग्जाम में आने की अनुच्छेद 11 की। तो इसको याद कर लेना आप जितना भी हो सके। अनुच्छेद 9, इसमें 5 से लेकर 11 तक की मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 9 और 11 ये 2 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इनको तो याद करना ही करना। अब ये तो हो गए अपने अनुच्छेद, ये तो हो गए अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में किसकी बात की गई है, या कि मतलब किसको अधिकार दिए गए हैं, संसद को कौन सा अधिकार दिया गया है, किसको नागरिकता कैसे मिलेगी वो बात की गई है। कि जन्म से कैसे मिलती है, या भारत से कोई पाकिस्तान आता है तो उस कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, या ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं उनको नागरिकता कैसे मिलती है, किस अनुच्छेद के तहत मिलती है। तो ये तो बात हो गई अनुच्छेदों की। अब आपने सुना होगा एक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में आपने सुना होगा, तो बात करते हैं उसकी। ये क्या है? संसद ने एक अधिनियम पारित किया। अब संसद बना सकती है कानून तो वो ही पारित करेगी। तो संसद ने 1955 में एक अधिनियम पारित किया, उसे क्या बोलते हैं? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये इम्पोर्टेंट है इस नागरिकता में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताएगा, ये अधिनियम बताएगा जो संसद ने पारित किया 1955 में कि भारत की नागरिकता कैसे तो कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और कैसे उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। ये कौन बताएगा हमें? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो सवाल ये पूछता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता
कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो कितने तरीके से? 5 तरीके से। वो कौन कौन से, उनकी बात करते हैं आप। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त की जा सकती है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से होंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात पे, समझ में आएगी। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हर एग्जाम में सवाल आते हैं और अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे। नंबर 1, जन्म से। नंबर 1, जन्म से। कैसे, वो बात करेंगे अपन। नंबर 2, जन्म से हो गया। वंश परंपरा से। कैसे? वंश परंपरा से। नंबर 3, रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण से, पंजीकरण बोलते हैं हिंदी में, पंजीकरण से। नंबर 4, देशीयकरण से। देशीयकरण से। और नंबर 5, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर 5, भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन से। ये 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से मतलब रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। किसे? भूमि अर्जन से। जन्म से कैसे? एक एक पॉइंट की मैं बात करूं। जन्म से कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता? ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या एक क्या हो, भारतीय हो। किसी माता या पिता में से किसी एक, कोई एक क्या हो, भारतीय हो, तो उसकी जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी? भारतीय हो जाएगी, उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय, एक भारतीय हो, माता या पिता में से एक भारतीय। लेकिन मान लो माता भारतीय है तो पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी का अर्थ क्या होता है? अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी का मतलब होता है वो किसी भी देश का नागरिक नहीं है। किसी भी देश का अवैध, वैध नहीं है, अवैध किसी भी देश का नागरिक नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई माता पिता में से एक भारतीय है तो दूसरा जो बच गया वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तभी उनकी जो संतान है उसको किसकी नागरिकता मिलेगी? भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। समझ में आई बात? वंश परंपरा से, वंश से परंपरा से, माता पिता भारतीय हो लेकिन उनकी संतान का जो जन्म होता है वो अगर विदेश में होता है तो भी वो किसके नागरिक माने जाएंगे? भारत के नागरिक। दोबारा सुनना, वंश परंपरा, माता या पिता तो क्या हो, माता पिता दोनों, माता पिता तो भारतीय हो लेकिन उनके जो संतान पैदा हो रही है उसका जन्म कहाँ हो रहा है? विदेश में हो रहा है, तो भी वो क्या माना जाएगा? वो भारतीय माना जाएगा। तो वंश परंपरा समझ में आई? माता पिता भारतीय हो, संतान का जो जन्म हो रहा है वो विदेश में हो रहा है, तो वो संतान भी कहाँ की मानी जाएगी? भारतीय मानी जाएगी। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का अर्थ है कि लगातार 7 वर्ष तक, लगातार 7 वर्ष तक भारत में रहने के बाद, लगातार 7 वर्ष तक भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहले आप 7 वर्ष तक रहो, उसके बाद में भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ। अब भारत सरकार चाहे तो फिर नागरिकता दे सकती है, अगर ना चाहे तो फिर भी नागरिकता
नहीं देगी। ध्यान से सुनना, लगातार 7 वर्षों तक पहले तो भारत में रहना है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब भारत सरकार पे डिपेंड करता है कि वो 7 वर्ष रहने के बाद भी नागरिकता प्रदान करे या ना करे। तो रजिस्ट्रेशन समझ में आया। नंबर 1, जन्म से माता पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, और जो दूसरा हो वो अवैध प्रवासी नहीं हो, तो उसकी जो संतान है वो भारत की नागरिक मानी जाएगी। नंबर 2, वंश परंपरा, माता या पिता तो भारतीय हो, लेकिन जो संतान का जन्म हो रहा है वो अगर विदेश में हो रहा है लेकिन उसके माता पिता भारतीय हैं, तो वो भी किसकी नागरिक मानी जाएगी, भारत की। नंबर 3, पंजीकरण से। नंबर 3, पंजीकरण से। अब रजिस्ट्रेशन से लगातार 7 वर्षों तक पहले भारत में रहो, फिर आप क्या करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी नागरिकता, भारत की नागरिकताकरण कर सकते हो। नंबर 4, देशीयकरण। ये इम्पोर्टेंट है। देशीयकरण का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा हो। चरित्र अच्छा का मतलब यहाँ पे जो विद्वान हो या भारत के काम आने वाला व्यक्ति हो, या भारत सरकार को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति भारत के लिए सही है या भारत के लिए कहीं ना कहीं ये योग्य है या भारत के काम आ सकता है कहीं आगे चल के, तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। तो वो किस कंडीशन में आएगी, देशीयकरण में। किस में आएगी, देशीयकरण में। दोबारा समझ लेना, ऐसा व्यक्ति जो विदेश का तो है लेकिन वो भारत सरकार को ऐसा लगता है कि वो भारत के काम आ सकता है या भारत के लिए कुछ कर सकता है वो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार अपनी नागरिकता दे सकती है। तो वो किस में आएगा, देशीयकरण में। नंबर 5 पॉइंट, भूमि अर्जन से। मतलब मान लो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अगर भारत में मिलता है, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अगर बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अपने अंदर मिला लेती है, तो उस हिस्से में जो रहने वाले लोग हैं, अगर यहाँ मानते हैं अपन बांग्लादेश है, तो यहाँ मान लो कुछ हिस्सा अगर भारत में शामिल होता है या भारत अपने अंदर मिला लेती है, तो इस हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को भारत सरकार भारत की नागरिकता दे सकती है, या वह स्वतः ही भारतीय माने जाएंगे, लेकिन भारत सरकार चाहे तो उनको नागरिकता से वंचित कर सकती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। मतलब दूसरे देश का भूमि अर्जन से, मतलब भूमि अपने देश के अंदर मिलाने पे जो उस भूमि पे रहने वाले लोग हैं वो भी भारतीय माने जाएंगे या उनको भी भारत सरकार अपनी नागरिकता दे सकती है। चले आगे, पॉइंट क्लियर है, ध्यान से सुन लेना। जन्म से नागरिकता, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। नंबर 2, वंश परंपरा से, मतलब माता पिता तो भारतीय हैं लेकिन उनकी जो संतान है उसका जन्म अगर विदेश में होता है तो वो भी भारतीय मानी जाएगी। नंबर 3, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से। लगातार 7 वर्षों तक पहले भारत में रहो और फिर उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन कराओ। सरकार चाहेगी तो नागरिकता दे सकती है और सरकार ना चाहे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। नंबर 4, देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत के कुछ काम आ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा हो उस व्यक्ति को भारत सरकार भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। और पॉइंट नंबर 5, भूमि अर्जन से। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अगर भारत अपने अंदर मिलाती है तो उस हिस्से में रहने वाले लोग स्वतः ही भारतीय माने जाएंगे, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो उसको नागरिकता प्रदान नहीं भी करेगी। अब चलता हूँ, ये तो हो गए 5 तरह से नागरिकता प्राप्त होती है। किसके तहत, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। लेकिन 3 तरीके ऐसे हैं, वो भी सवाल पूछता है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो जाती है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो जाती है, तो बात करते हैं उसकी। ये भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही है। तो समाप्त कितने प्रकार से होती है, ये तो थी प्राप्त करने के 5 तरीके। अब भारतीय नागरिकता का अंत या नागरिकता का परित्याग या नागरिकता का अंत मैं बोलूं, नागरिकता का अंत, भारतीय नागरिकता का अंत या भारत की जो नागरिकता है उससे कोई व्यक्ति वंचित कैसे हो सकता है, उसकी नागरिकता खत्म कैसे हो सकती है, उसकी बात। तो भारतीय नागरिकता मुख्यतः 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। भारतीय नागरिकता अंत होने के कितने तरीके हैं, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से
नागरिकता का अंत हो सकता है, अंत हो सकता है। 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट, 2 और 3, इनकी अगर अपन बात करें तो वो 3 कौन कौन से हैं? परित्याग। ध्यान से देखना, ये सवाल पूछते हैं, यहाँ से सवाल बनता है कई बार कि कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का अंत होता है या नागरिकता समाप्त होती है? तो 3 प्रकार से। प्राप्त कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, और समाप्त 3 से। तो ये नाम भी याद रखना। नंबर 1 की मैं बात करूँ, परित्याग। परित्याग, परित्याग नंबर 1 हो गया। नंबर 2, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। नंबर 3, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। नंबर 3 पॉइंट अपने पास निकल के आए। परित्याग, खुद अगर, इसका अर्थ समझते, खुद अगर किसी नागरिकता को छोड़ देता है, अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी नागरिकता छोड़ता है तो भी उसकी नागरिकता चलेगी। अगला पॉइंट, यहाँ तो स्वयं परित्याग, नागरिकता को खुद छोड़ रहा है। अगला पॉइंट, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मैंने पहले बताया अनुच्छेद 9 में कि आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। तो परित्याग, स्वयं नागरिकता छोड़ने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय स्वतः समाप्त हो जाएगी। और नंबर 3, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। अब सरकार किस किस कंडीशन में करेगी? संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। किस किस कंडीशन में? संविधान के प्रति, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, या मैं और आपको कुछ बताऊं तो मान लो युद्ध की स्थिति चल रही है, युद्ध की स्थिति चल रही है, तो युद्ध की स्थिति में भी दुश्मन देश की सहायता करते समय, मान लो युद्ध की स्थिति में कोई व्यक्ति दुश्मन देश की सहायता कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। या फर्जी तरीके से, जो मैंने पीछे बताया रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त करते हैं, वैसे अगर आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण की है और सरकार को इस बात का पता चल चुका है, तो भी आपकी नागरिकता का क्या हो सकता है? अंत हो सकता है, समाप्त हो सकती है। तो ऐसी कारण हो सकते हैं जिनके बारे में सरकार को पता चले और सरकार आपको नागरिकता से क्या कर सकती है? वंचित कर सकती है। समझ में आई बात? लगातार 7 वर्ष, एक आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहने पर, विदेश में रहने पर, यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक किसी दूसरे देश में रहता है और भारत को बिना कुछ बताए, भारत के दूतावास को या किसी और अन्य को सूचना किए बगैर अगर वो दूसरे देश में रहता है, उसका कुछ पता नहीं है, भारत में तो है नहीं लेकिन बाहर कहाँ है किसी को पता नहीं है, क्या कर रहा है वो, तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कितने वर्षों तक? लगातार 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो सवाल इम्पोर्टेंट, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से, समाप्त 3 प्रकार से। प्राप्त करने के जन्म से, वंश से, और पंजीकरण से, और देशीयकरण से, और भूमि अर्जन से। 5 तरीके प्राप्त करने के और 3 तरीके छोड़ने के। परित्याग मतलब खुद छोड़ दे, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, या सरकार नागरिकता से उसको वंचित कर दे। तो ये था अपना नागरिकता के बारे में अनुच्छेद पढ़े।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है, आपको कुछ चीज़ समझने में डिफिकल्ट लगी हो या समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो अपनी आएगी वो भी इसी से संबंधित है। जो कुछ रहा है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।